तो देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले हमें देखना है न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस हमें पता है कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि हर एक एटम में सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से पार्ट में कंसंट्रेटेड होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना। तो ये जो सारा का सारा जहां मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा उसको न्यूक्लियस बोला गया ना। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ना, रदरफोर्ड। न्यूक्लियस में होता क्या क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं इन सबको कंबाइन हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसको हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नाम देते हैं एटॉमिक मास नंबर या केवल मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर या फिर कई बार केवल मास नंबर बोलते हैं ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं न्यूक्लियस को? ना जो भी वो एटम का न्यूक्लियस है उसके लिए कुछ सिंबल ले लेते हैं और यहाँ पे नीचे उसका जेड दिखाते हैं, ऊपर उसका ए दिखाते हैं। जेड मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर को ए से दिखाते हैं, या फिर इधर ऐसे जेड दिखाते हैं इधर ए दिखाते हैं ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दिखाना है तो हाइड्रोजन सिंबल ले लेंगे इधर। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 1 और 1 ना। तो या तो ऐसे दिखा देंगे या 1 1 ऐसे दिखा देंगे। नोट करो यहाँ तक। नोट होने के बाद बोल देना।
फिर देखो ये जो प्रोटॉन है इस पे मास हम मानते हैं कितना है इसका, लगभग 1 AMU ना। और चार्ज प्रोटॉन पे कितना मानते हैं, +E। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना उतना ही प्लस में। ऐसे न्यूट्रॉन पे मास उसका 1 AMU करीब लेते हैं और चार्ज उस पे 0 लेते हैं ना, ये न्यूट्रल है। 1 AMU करीब कितना होता है, 1.64 इंटू 10⁻⁻27 kg ना। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 6 होता है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में ये न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है ना, लेकिन लगभग हम उसको सेम ही लेते हैं ना। इसका मास कुछ होता है 1.62 ना, 663 कुछ होता है शायद, 663। और इसका होता है 1.665 टू 10⁻⁻27 ना, कुछ ऐसा होता है। डेसिमल के थर्ड डिजिट पे जाके न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है, तो वो सॉल्विंग में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। 10⁻⁻27 है, समझो, तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है वो। फिर नेक्स्ट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये ध्यान रखना, ऑर्बिटल का रेडियस नहीं देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस का रेडियस ना, केवल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, बाहर ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे हैं ना। रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ R=R0 इंटू, मतलब वो इस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, कितने अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके पावर में 1/3 पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ R0 लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास नंबर, मतलब मास नंबर है। R0 आप क्या बोल सकते हो, अगर ए की वैल्यू 1 डाल दो तो R0 बराबर R। A1 किसका होगा, अच्छा न्यूक्लियस ना। तो यहाँ R0 क्या हो जाएगा, A1 मतलब हाइड्रोजन, तो R0 एक तरह से क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। इसकी वैल्यू कितनी होती है R0 की, कुछ 1.1। एक सेकंड मुझे चेक कर लें, तो ये कुछ 10⁻⁻15 मीटर होती है, एक बार चेक करने तो मुझे 1.1 ही होती है ना ये करीब। हाँ सही है, 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। नोट कर लो यहाँ तक।
नहीं, ये याद नहीं रखना है वेट वगैरह ना, जो याद रखना होगा वो मैं बताऊंगा। एच मतलब हाइड्रोजन। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 डालोगे तो आर बराबर आर नॉट, मतलब ये जो आर नॉट कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो किसका रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है जब ए की वैल्यू 1 है, मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बस एएमयू और केजी का रिलेशन ध्यान रखो ना। चले नेक्स्ट स्लाइड पर। न्यूक्लियस वाले फिजिक्स में मेनली हमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है और थोड़ा फिजन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फर्स्ट ऑर्डर जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा वही होता है इसमें, सब वही फॉर्मूले देखने हैं। आर नॉट याद रखो तो बेटर है, ऐसा जरूरत तो रेयरली पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। कोई भी अगर हमने न्यूक्लियस लिया जिसका मास नंबर ए है और इसका रेडियस कुछ आर है, तो इसकी डेंसिटी हम कितनी बोल सकते हैं, मास नंबर इंटू एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल उसका मास हो जाएगा ना। मास नंबर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिनका मास लगभग सेम ही है ना। तो एक प्रोटॉन का मास इंटू मास नंबर, ये पूरा उसका मास आ जाएगा, अपॉन में इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना बोलेंगे, आर नॉट इंटू ए के पावर 1/3 पाई आर क्यूब। तो इससे क्या आ जाएगा, ए के पावर 1/3 इंटू 3, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। तो अब ये वैल्यू आपको क्या दिख रही है, कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है ना, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास लोगे वो कांस्टेंट होगा, आर नॉट कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, जो कि मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब लगभग हर एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है ना। इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन में 4/3 पाए 1.1 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। तो लगभग आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, काफी हाई वैल्यू आएगी, मतलब न्यूक्लियस काफी ज्यादा डेंस होता है ना, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना, हम ऐसे करके निकाल सकते हैं ना, सबके लिए डेंसिटी लगभग सेम आती है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर फोर्स कौन सा लगता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो हमने शुरू में देखा था कि हमारे फोर्स नेचर के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स ना। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये अमन फोर्स कौन सा आ गया,
तो अब ये वाला हम लोग देखने जा रहे हैं यार, याद तो नहीं मुझे। यार एकदम भी अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा, कुछ कुछ तो ऐसा हुआ था। अरे यार, इतना टाइम हो गया भाई, अब कैसे याद रहेगा। चलो ठीक है, कुछ कुछ ये फिंगर हल्का सा टच करने वाला, ये मुझे कुछ याद आ रहा है। चलो देखते हैं अब अगला ये क्या है। एज का थोड़ा तो फर्क पड़ता ही होगा यार, हो सकता है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स देखो क्या होता है। तो इसके जो भी पॉइंट है सब एक जगह नोट कर लेते हैं। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ना ये अट्रैक्ट करता है। और शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब ये विद इन न्यूक्लियस लगता है ना। विद इन न्यूक्लियस लगता है। यार डेली इतनी क्लास लोगे तो क्लास में क्या वो भूलने लग जाते हैं ना यार, ये समझो बात को। ना, विद इन न्यूक्लियस लगेगा, शॉर्ट रेंज मतलब ये करीब विद इन न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर वाले रेंज में लगता है। अरे भाई मैंने मान लिया कि मेरे को एज का इफेक्ट हो रहा है, अब चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड कथन। तो दूसरा क्या था, अब यार मैं भूल जा रहा हूँ। अब फिर तुम लोग कुछ बोलोगे। नेक्स्ट क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये। काम की चीजें नहीं भूलता है, देखो याद है। फिर देखो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है ना, दो पार्टिकल के बीच में चार्ज कैसा है ना। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है ना। सेम अमाउंट से लगेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। यार काम की चीजें नहीं भूलता, केमिस्ट्री होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर देखो ये जो फोर्स होता है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता। सेंट्रल फोर्स जो भी होते हैं वो केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये स्पिन पे भी डिपेंड करता है। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स देख रहे हो, तो अगर दोनों के सेम स्पिन है, दोनों का अगर स्पिन क्वांटम नंबर सेम है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो ज्यादा आएगा इन कंपेरिजन टू अगर एक का स्पिन प्लस में है और एक का माइनस में है। तो जहां पे सेम स्पिन होता है वहां पे ये वाला फोर्स ज्यादा होता है ना। तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ साथ स्पिन पे भी डिपेंड करता है ना। अंदर जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है सबके कुछ स्पिन होते हैं ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है।
नोट करो यहाँ तक। तुम लोगों ने तो इतना बोल दिया कि मुझे अपने पे ही कॉन्फिडेंस लो हो गया कि सच में भूल रहा हूं मैं। डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। नहीं नहीं अमन, इतना मत खुश हो, इतना याद दिलाने के बाद तो याद आ ही गया है। लिख तो दिया नॉट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन। अरे यार फिर ये भूल गए लिख कर रहा है इसलिए ऐसा है। अरे आर्यन अभी तो याद आ गया, अब क्या पूछ रहा है वो, उसने टच किया था वो, उस पे मैंने बोला था "हाँ, ये अलग फोर्स है, अमन फोर्स"। मैं हल्का सा टच कर दूं तो। ये आर्यन है, ये आर्यन ही सब करवा रहा है। तो देखो ये न्यूक्लियर फोर्स के वजह से ही न्यूक्लियस स्टेबल रह पाता है, क्योंकि आपको पता है एक न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का रिपल्सन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बहुत हाई होता है ना, क्योंकि बहुत पास में रहते हैं वो। तो तब भी वो अगर वो वहां पे स्टेबल है, भाग नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए ये न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियर फोर्स का रीजन पे अभी कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, तो उसमें एक पाई मेसॉन पार्टिकल के एक्सचेंज की बात बोली जाती है कि रीजन ऑफ जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन पार्टिकल होता है। तो ये वाला कोई अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब अभी क्लियर नहीं है कि हाँ ऐसा है या नहीं। मेसॉन में पार्टिकल होता है, पाई मेसॉन पार्टिकल, मेसॉन पार्टिकल ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये पाई मेसॉन पार्टिकल ऐसे होते हैं। पाए था ना, पाए मेसॉन था या मेसॉन केवल था? पाए मेसॉन होता है मेरे हिसाब से। चलो वो देख लूंगा एक बार ना। तो ऐसे ही इनके बीच में एक्सचेंज चलता रहता है इन पार्टिकल्स का, सेम वे में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो उससे वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं ना। ये इनको ऐसे फ्रीली डिटेक्ट नहीं किया गया है, अभी डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो इसलिए। अबे लोग तू शांत रहे भाई। डिटेक्ट नहीं किया गया है इसलिए ये थ्योरी है, मतलब ऐसा दिया गया है ये। जब तक डिटेक्ट नहीं होगा वो फाइनल नहीं होगा ना।
अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मास डिफेक्ट। तो ये मास डिफेक्ट क्या होता है, जैसे हमने कोई भी न्यूक्लियस लिया, तो इस न्यूक्लियस में अगर जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, तो इसका एक्सपेक्टेड मास कितना बोलोगे? एम एक्सपेक्टेड लिख दे रहे हैं ना, एम एक्सपेक्टेड। इसका एक्सपेक्टेड मास जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे जेड प्रोटॉन का मास प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का मास ना, ये हम इसका मास एक्सपेक्ट करेंगे ना, जो लगभग हम सीधे जेड प्रोटॉन का मास ऐसे भी ले सकते हैं ना। फिर अगर हम लोग यहाँ पर एक्चुअल मास इसका कैलकुलेट करें, एक्चुअल में आपको देखो न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, एक्चुअल में आपके पास एटम मिलेगा। तो आप क्या करोगे, उसके एटम के मास में से उसमें जेड इलेक्ट्रॉन के मास कम कर दोगे, तो उससे न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। तो ये देखा जाता है कि हमेशा जो एक्चुअल मास मिलता है वो ऑलवेज एक्सपेक्टेड से कम मिलता है, ऑलवेज। तो जितना मास कम हुआ रहता है उसको डेल्टा एम बोलते हैं, वो क्या है, एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास। ये जो डिफरेंस होता है इसको हम नाम देते हैं मास डिफेक्ट। मतलब जब भी न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा तो जो फ्री प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है उससे कम मास न्यूक्लियस में मिल रहा है, मतलब वहां कुछ ना कुछ मास फॉर्मेशन के टाइम पर लॉस हो जाता है ना? कुछ ना कुछ मास न्यूक्लियस फॉर्म होने के टाइम पे लॉस हो गया है, तो जो लॉस मास है उसी को हम लोग नाम देते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या है? नोट कर लो यहाँ तक। डिफेक्ट में एक ही एफ होता है क्या? ये राज पे तो भरोसा नहीं है, उमंग पे फिर भी भरोसा है मुझे। अरे अब कर लो ना यार।
अब देखो यहाँ अगर हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल की ये वैल्यू डालें तो ये क्या आ रहा होगा, डेल्टा एम इक्वल टू एम एक्सपेक्टेड माइनस एम एक्चुअल। एक्सपेक्टेड को हम लिखेंगे मास ऑफ एटम माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, अरे उल्टा लिख दिया, एक्सपेक्टेड हमारा क्या होगा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, और एक्चुअल क्या होगा, मास ऑफ एटम माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ऐसे आ रहा होगा। अब देखो इसमें जो ये जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा ना, और इधर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार ये तो मुझे भी अब सच लगने लगा है यार, बाल कटवाने के बाद। चलो देखो अब इधर, तो अब देखो यहाँ पे हमने जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ आ गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोल सकते हैं ये हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल आएगा। हाइड्रोजन एटम में बस क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जेड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अक्सर देखो हमें प्रॉब्लम में ऐसे ही दिया जाएगा ना, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह हम अक्सर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे देते हैं प्रॉब्लम में, और इधर न्यूक्लियस के मास की जगह एटम का मास देंगे। समझो, इधर एटम दिया तो इसमें जेड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, इधर हाइड्रोजन का मास दिया तो उधर जेड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो डिफरेंस में वो कट जाएगा ना। ये ये तरीका ध्यान रखना, क्वेश्चन में अक्सर आपको प्रोटॉन के मास की जगह हाइड्रोजन का मास दिया जा रहा है। नोट कर लो इसको। ठीक है, आज फिर हम लोग यहीं तक करते हैं, अब बाकी कल करते हैं। होमवर्क बता देता हूँ, 1 मिनट। होमवर्क में इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 7 से लेकर के 11 तक, 1 मिनट भाई। इलस्ट्रेशन 7 से 11, फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज टू कंप्लीट
फिर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 45 से 50 तक। ठीक है, यहां तक कर लो ना। ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय एवरीवन, बाय।